नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल की और सबसे पहले आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों में उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम तेज हो चला है। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली है, ये लगभग तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक हलचल तेज है और थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे का संबोधन होना है। वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर नजर रहेगी। हम लाइव आपको दिखाएंगे भी कि आखिर उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि वो अपनी जनता को संबोधित करेंगे, अपने राज्य के लोगों से बात करेंगे, तो ऐसे में वो क्या कहते हैं। और इस बीच एकनाथ शिंदे का ये दावा कि उनके साथ शिवसेना के 40 से ज्यादा बागी विधायक साथ में हैं। अब से थोड़ी देर पहले 34 विधायकों के साइन के साथ शिंदे ने राज्यपाल को और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भी भेजी। हालांकि इसमें से एक वापस भी लौट चुके हैं विधायक, ऐसे में 33 विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने अपना शक्ति परीक्षण उद्धव ठाकरे को दिखा दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर रहने वाली है। थोड़ी ही देर में कोई बड़ा ऐलान करने की बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 5 बजे वो फेसबुक लाइव के जरिए अपने सूबे की जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले एक मीटिंग भी उन्होंने 5 बजे बुलाई थी, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने चिट्ठी जारी की थी। उन्होंने चिट्ठी लिख करके ये कहा था अपने तमाम विधायकों को कि अगर आप इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो हम आपको पार्टी से निकाल देंगे। तो थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे लाइव होने वाले हैं, फेसबुक लाइव के जरिए वो बात करने वाले हैं। और इस बीच आज उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की इस बैठक में शिवसेना का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। जी हां, शिवसेना और सहयोगियों के कुल 8 मंत्री शामिल हुए। इस कैबिनेट बैठक से पहले शिवसेना विधानसभा भंग करने की बात कर रही थी, लेकिन बैठक में विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। इस बीच शिवसेना ने अब विधायकों को धमकी दी थी। शिवसेना ने बाकायदा एक चिट्ठी जारी की थी। देखिए, एक चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये वो चिट्ठी थी जिसमें आज 5 बजे की बैठक में मुंबई पहुंचने को कहा गया था और ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो सदस्यता जाने की बात भी इस चिट्ठी के जरिए कही गई थी। क्योंकि देखिए, पहले से ही बड़ी संख्या में विधायक गुवाहाटी में हैं, तो उन्हें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए इस चिट्ठी को भेजा गया और कहा गया कि बैठक में नहीं पहुंचेंगे तो मतलब पार्टी तोड़ना है। अब ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि शिवसेना का अल्टीमेटम का जो समय है, देखिए 5 से ऊपर का वक्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे में देखना होगा जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उन्हें क्या कुछ कहा जाता है, क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। शिवसेना के इस व्हिप को एकनाथ शिंदे ने अवैध बताया। शिंदे ने भरत गोगावले को व्हिप नियुक्त किया। शिंदे ने तो यह भी कह दिया कि शिवसेना को मीटिंग बुलाने का तो अधिकार ही नहीं है नैतिक तौर पर, क्योंकि अल्पमत में है सरकार, शिवसेना के पास विधायक नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार है इस तरह की बैठक को बुलाने का। और देखिए, इस बीच शिंदे खेमे से महाराष्ट्र वापस लौटे एक विधायक नितिन देशमुख ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। नितिन देशमुख ने कहा कि उन्हें धमकी देकर वहां ले जाया गया था, यानी सीधा सीधा एकनाथ शिंदे के ऊपर नितिन देशमुख ने आरोप लगाए और कहा कि नितिन देशमुख को एकनाथ शिंदे अपने साथ धमका कर ले गए थे। नितिन देशमुख ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर, आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। और देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी फोर्स इस वक्त तैनात है। सुबह से लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। देखिए, शिवानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, अमित हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हैं। सबसे पहले शिवानी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि 5 बजे फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता को संबोधित करने की बात कही गई थी। ऐसे में नजर इस बात पर कि क्या कह सकते हैं उद्धव ठाकरे।
जी बिल्कुल, देखिए 5 बजे का वक्त बताया गया कि सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 5 बजे इसलिए ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत रखता है क्योंकि ये वही वक्त दिया गया था जो शिवसेना द्वारा ऑफिशियली बताया गया कि अगर 5 बजे की मीटिंग में शिवसेना के मंत्री या विधायक जो है मौजूद नहीं रहते हैं तो पार्टी ऐसा समझेगी कि ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश है और ये पार्टी से खुद को अलग करने की कोशिश है और इन लोगों के ऊपर उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 5 तो बज चुके हैं, लेकिन चंद मिनटों में कह सकते हैं कि सीएम इसमें जुड़ेंगे। लेकिन ये बात जरूर साफ हो जाती है कि वर्बल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की, यानी कि मौखिक रूप से भी कल जो है सीएम के पास सेक्रेटरी पहुंचे थे, मिलिंद नार्वेकर खुद सूरत पहुंचे थे, एकनाथ शिंदे से उन्होंने बातचीत की, 2 एमएलएस के साथ उन्होंने बातचीत की और मौखिक रूप से सीएम से भी फोन पर बात करवाई। उसके बाद आज सीएम पार्टी द्वारा जो है लेटर भेजते हैं सभी को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कि 5 बजे की मीटिंग में सम्मिलित हो वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो लिखित और ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरीके की जो जिद्दोजहद थी वो शिवसेना द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा की जा चुकी है। अब उसी का जो जवाब है वो यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे देते नजर आएंगे क्योंकि अभी भी उनके पास काउंटिंग नहीं है कि उनके पास कितने विधायक खुद के बचे हैं जो उद्धव ठाकरे को समर्थन देते हैं। बिल्कुल शिवानी, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो ये कि उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, क्योंकि जो चिट्ठी बाकायदा जारी की गई थी उसमें धमकाया गया था अपने विधायकों को कि अगर मीटिंग में आप शामिल नहीं होते हैं तो आपको पार्टी से निकाला जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस धमकी के सहारे अपने विधायकों को वापस लाने की कोशिश करते हैं उद्धव इस संबोधन के द्वारा, या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की बात करते हैं, या फिर शिवसेना की आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो बयान होगा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो भाषण होगा, या यूँ कहे कि जो वो बात कहेंगे महाराष्ट्र की जनता से, सभी लोग महाराष्ट्र में नजरें गड़ा करके रखेंगे। और न केवल महाराष्ट्र की जनता बल्कि महाराष्ट्र में विपक्ष में भूमिका अदा कर रही बीजेपी भी जो है वो ध्यान से सुनेगी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं क्या। इसके पहले भी जो है मुख्यमंत्री कई बार फेसबुक के माध्यम से जो है वो अपनी कुंठा कहें या अपनी भड़ास कहें वो निकालते आए हैं। तो आपको बता दें, निश्चित रूप से क्या वो एकनाथ शिंदे को लेकर के पलटवार करेंगे, क्या वो ये कहेंगे कि क्या एकनाथ शिंदे ने उनके पीठ पर छुरा भोंका है, क्योंकि इस तरीके के बयान वो देते आए हुए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक बैठक बुलाई गई थी 5 बजे की बैठक, उसको लेकर के अब जो है एकनाथ शिंदे ने जो है स्पीकर को पत्र लिख दिया, गवर्नर को पत्र लिख दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि मेजॉरिटी उनके पास है और वो अभी भी शिवसेना के जो गट नेता हैं। तो ऐसे स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी शिवसेना के कौन सी शिवसेना पर विश्वास रखा जाए। क्या एकनाथ शिंदे के शिवसेना को माना जाए या उद्धव ठाकरे के शिवसेना को माना जाए। तो बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो शिवसेना के अंदर जो है वो शुरू है। एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे के बीच में जीत किसकी होगी वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा विधायकों की जो संख्या है फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रही है। अमित भी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अमित, सियासी शतरंज में अपने ही वजीर से मात खाते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि चंद्रकांत पाटिल जो पहुंचने वाले हैं वहां पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कुछ एमएलएस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी इस बाबत, क्या बागी विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है? देखिए ये बात जानकारी आ रही है और महाराष्ट्र से, मुंबई से ये जानकारी आ रही है कि चंद्रकांत पाटिल जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं मुलाकात करने और उनके साथ कुछ विधायक है। हालांकि ये पहला मौका होगा जब वो खुलकर कोई बीजेपी का बड़ा नेता इस तरह से शिवसेना के बागी नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो थोड़ी देर पहले जो चिट्ठी आई है 34 शिवसेना विधायकों की सिग्नेचर वाली, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसमें नितिन देशमुख का भी नाम है और उसमें कुछ इंडिपेंडेंट विधायक का भी नाम है। यानी कि जो बात पहले से की जा रही है कि जो मैजिक फिगर है 37 का, उसके आसपास फिलहाल ये शिंदे नहीं पहुंचे और इसीलिए सारा जो डिले हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त वो 37 का आंकड़ा पालेंगे, शिवसेना के विधायकों का समर्थन पालेंगे, उस दिन वो असली शिवसेना होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन
जो चिट्ठी है उसमें भी कुछ सवाल हो रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंस का नाम जोड़ दिया गया है। ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आ रही है कि 34 विधायक है, तो ये बहुत ही अपने आप में कहानी बता रही है कि उस आंकड़े से दूर है। तो ऐसे में अगर बीजेपी के लोग आते हैं, क्योंकि बीजेपी भी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जब तक शिंदे के पास पूरा अपना बहुमत ना हो जाए, 37 का आंकड़ा ना हो जाए और वो दल बदल कानून से बचने की स्थिति में ना हो जाए, तब तक खुलकर सामने ना आया जाए। तो देखना होगा कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं कि चंद्रकांत पाटिल कुछ विधायकों के साथ आ रहे हैं या सच में वो आकर बात करते हैं। वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक यही शिंदे ने जब टाइम्स नेटवर्क से बात की तब भी यही कहा कि उनका कोई बीजेपी से संपर्क नहीं है, उनका किसी से संपर्क नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बस इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। संभव नहीं है, ऐसा अमित संभव ही नहीं है कि एकनाथ शिंदे का कोई संपर्क बीजेपी से नहीं हुआ हो, वरना एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों में वो अपने विधायकों के साथ क्यों जाते। पहले सूरत गए, उसके बाद गुवाहाटी गए, जहां हिमंत बिश्व शर्मा का अच्छा खासा होल्ड है। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है। हमारे साथ पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही एसके शर्मा संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि बड़ी खबरें लगातार एक के बाद एक आ रही हैं, पहले वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ वो कहेंगे, इस पर नजर रहेगी। शिवानी, में एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। संजय राउत ने आज एक के बाद एक कई इशारे किए। उन्होंने पहले ये भी कहा कि सत्ता जाती है तो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का आभास हो गया है कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस तरफ कोई ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है इस संवाद में। जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत एक ऐसी अहम कड़ी बताए जा रहे हैं और एक ऐसी वजह भी है नाराजगी की एकनाथ शिंदे की, क्योंकि लगातार हमने पार्टी में जो मतभेद देखा है वो एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच में भी देखा है। क्योंकि हर एक बात को जो शिवसेना की होती है, वो सीएम के ऊपर आक्रमण क्यों ना हो, वो पार्टी के ऊपर आक्रमण क्यों ना हो, हमेशा संजय राउत ही अप फ्रंट पर आकर जो है वो बातचीत करते हैं, पार्टी की तरफ से अपना संबोधन रखते हैं, पार्टी की तरफ से अपने स्टेटमेंट्स को देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि खुद पार्टी के अंदर ही लोगों का कहना है कि बात का बतंगड़ बन जाता है। लगातार संजय राउत की तीखी टिप्पणी की वजह से पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको और भी ज्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट यही जो बातें हैं वो उस लेटर में भी मेंशन की गई हैं जो एकनाथ शिंदे द्वारा गवर्नर को लिखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर एक खास बात देखने को ये मिलेगी कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत से ये जो पूरा खेल है ये आंकड़ों का रहा है। इनफैक्ट जिस एमएलसी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से शिवसेना कोलैप्स होने पर आ गई है, यानी कि ढेर होने पर आ गई है, उसी के 3 विधायक जो थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और ये कांग्रेस के अंदर भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि हम 44 के 44 लोग एक साथ हैं, लेकिन यही बात खुलकर शिवसेना नहीं कह पा रही। बिल्कुल, शिवानी हमारे साथ बने हुए, संदीप हमारे साथ बने हुए, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता को संबोधित करेंगे सीधे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या हो गया ये, क्या इसको इस तरीके से देखी कि 2019 में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो जो शिवसेना का कोर वोटर था, जो उनके कद्दावर नेता थे, वो इस कदम से नाराज थे क्योंकि विचारधारा से समझौता कर सिर्फ कुर्सी के लिए आगे बढ़ने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगा, और इसीलिए अब अचानक से हम ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है हमें। देखिए, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि जो उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के मोह में निर्णय लिया, या कहें कि संजय राउत ने जो वाया शरद पवार जो एक अलग सा आत्मविश्वास भर दिया उद्धव ठाकरे में कि देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं। वो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या उनके विधायकों से दोगुना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस हिंदुत्व की राजनीति करते हुए बाला साहब ठाकरे ने ये पूरी पार्टी बनाई, जिस मराठा स्वाभिमान की बात करते हुए बाला साहब ने ये पूरी पार्टी बनाई, जब उद्धव के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी आई तो वो उसी के साथ समझौता करने लगे। अब वीर सावरकर पर जो लोग अनुचित टिप्पणियां करते हैं, अगर उनके साथ ये पार्टी रहेगी, अगर औरंगजेब की बात करने वालों के साथ ये पार्टी रहेगी, तो आप हिंदुत्व की विरासत को कैसे संभाल सकते हैं? और सेकुलर पॉलिटिक्स के स्पेस में उद्धव ठाकरे के पास गुंजाइश नहीं है, वो पहले से ही कांग्रेस और एनसीपी के पास है।
मुझे लगता है कि ये रणनीतिक गलती थी और शिवसैनिकों को अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। उसका संकेत कई बार मिला, लेकिन सत्ता होती है तो ये बातें कम समझ में आती हैं और उस पर उद्धव ठाकरे की बड़ी बात आपने कही कि सत्ता होती है तो कुछ चीजें नजर नहीं आती। बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात कही कि सत्ता होती है तो कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं। पंकज शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। शिवसेना के लिए हालांकि ये फूट नहीं है, इससे पहले भी ऐसे सिचुएशन पार्टी में आई है जब छगन भुजबल 17 एमएलए लेकर गए थे, नारायण राणे 11 को लेकर चले गए थे। लेकिन इस बार का जो संग्राम है बिल्कुल अलग दिख रहा है। किस तरीके से एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप अभी जो स्थिति महाराष्ट्र में है उसको देखते हैं? इस बार का संग्राम इसलिए अलग दिख रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का उकसावा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में जो एक नई रणनीति बनाई है कि जहां जहां राज्यों में उसकी सरकार न बन पाए वहां तोड़फोड़ करके बाद में सरकारें बनाएं, विधायकों की तोड़फोड़ हो। शिवसेना की इस टूट को आप पिछली टूटन से लिंक करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो कुछ अन्य कारणों से हुई थी। इस बार पूरा सत्ता का खेल चल रहा है। अच्छा। और इसमें ये बात सही है कि इस वक्त शिवसेना एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है जिससे निकलना आसान नहीं है, और ये मौका है जब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे पंकज जी, मुख्यमंत्री जब सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उभर कर आई थी सामने 106 विधायकों के साथ, उस वक्त कायदे से तो सरकार बीजेपी के साथ ही बनानी थी शिवसेना को, क्योंकि साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुर्सी पद के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ऐसे आरोप उन पर लगते रहे। हमारे साथ सुभाषा भी जुड़ गई है, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हैं। कुलचेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना के लीडर हैं। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, एनसीपी के लीडर हैं। शुभ्रास्ता जी, आप इसका जवाब दें। जिस तरीके से पंकज शर्मा कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि जो विधायक नाराज हुए हैं वो इसलिए नाराज हुए हैं क्योंकि लगातार विचारधारा से समझौता उद्धव ठाकरे कर रहे थे? आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है। लगातार विधायक बोल रहे थे, लगातार जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं जिनको एक्चुअली आम जनता के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए ये हमेशा से ये इशू था कि आज की शिवसेना और जो बाला साहेब की शिवसेना थी उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मुझे ये तर्क जरा कमजोर सा लगता है कि भाजपा ने ये सारा किया धरा है। भाई, भाजपा कोई एनजीओ तो नहीं चला रही ना, वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाजपा अगर चुनाव हारती है या वहां सरकार नहीं बना पाती तो वो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए? सिर्फ भाजपा का ही नहीं, आज अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पर अगर ऑपोजिशन में कुव्वत है और अगर वो वहां से इस तरह की तिकड़म भिड़ा करके अगर वो एक फ्लोर टेस्ट देते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, तो अगर भाजपा कल ये रोना रोए कि ये तो कांग्रेस का किया धरा है, तो ये गलत बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं। You should get your house in order। बिल्कुल, पहले आपको अपने विश्वास में लेना होगा। आप ऐसे अपना ही सिक्का खोटा तो आप दूसरों पर आरोप लगाकर क्या कर सकेंगे? कोई बच्चे तो है नहीं आपके विधायक की कोई उन्हें टॉफी का लालच देकर के अपने साथ ले गया और वो चले गए। अपना सिक्का खोटा, पहले वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं संतोष जी के पास चलूंगी। संतोष जी, क्या हो गया ये जो सिचुएशन आज बनी है, क्या रीजन आपको इसका समझ में आता है? क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी बगावत आपकी पार्टी में देखने को मिली? हमारी पार्टी ने तो बगावत की नहीं है, ये जो है बीजेपी की रणनीति है, ये सब है, इसके पीछे बीजेपी है। आप सभी को मालूम है, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। सरकार आपकी है ना सर, सरकार में तो आप भी शामिल हैं। और जो सर आरोप सरकार में हम है ना, आज भी है। पवार साहब ने कहा बोला है कि हम बाहर निकल गए करके, आज भी पवार साहब ने बोला है कि सपोर्ट हमारा उद्धव जी को ही है। कांग्रेस ने भी बोला है, कांग्रेस के नेता मंडली यहाँ पे महाराष्ट्र में आके गई है, उन्होंने भी बोला है कि उद्धव जी को है। लेकिन इसके पीछे जो है ये सरकार कहा ना कहा, जिस तरीके से गृह मंत्री मातोश्री में आए थे और उद्धव जी को जो आश्वासन दिया था, ये उद्धव जी को निर्णय क्यों लेना पड़ा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाना क्यों पड़ा? जब भी उनको कुछ आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री का बोलो या बाकी जो सत्ते का आश्वासन था, वो आश्वासन। संतोष जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि गृह और वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास है। बताया ये जाता है कि जो कांग्रेस और शिवसेना के विधायक थे उनको फंड के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। ये भी एक नाराजगी जो बागी विधायक है उनके लिए रही है। क्या बोल रहे हो? देखिए, वित्त और गृह मंत्रालय आपकी पार्टी के पास था तो फंड के लिए बहुत दिक्कत होती थी। बाकी जो विधायक शिवसेना के और कांग्रेस के रहे हैं वो लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये भी नाराजगी की वजह है। नहीं, देखिए, आज शिवसेना के लीडर आज उद्धव जी है,
और उद्धव जी आज मुख्यमंत्री पद पे है। अगर मुख्यमंत्री का अगर सुनेंगे नहीं तो किसका सुनेंगे? ठीक है आज मुख्यमंत्री ही सबको लेके जाने वाले हैं। ठीक है सर, कुलशेंद्र जी का भी मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। कुलशेंद्र जी, आप बताएं कितने विधायक इस वक्त आपके पास हैं जिन पर विश्वास है? मैं लगातार आपके चैनल पर देख रहा था, सुबह से देख रहा हूँ। सर, आप अपने विधायकों के लिए हमारा चैनल देख रहे हैं, मतलब आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं अपने विधायकों से? नहीं, विधायकों से कांटेक्ट मुझे तो ज्यादा जानकारी आप लोगों से मिलती है, लेकिन आपके चैनल ने ही दिखा रहा था। जिन्हें आप बागी कह रहे हैं वो एक बाला साहेब के शिवसैनिक बता रहे हैं अपने आप को। तो आप, मुझे नहीं पता, मुझे तो आप, मेरे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों, वो आंकड़े से उलट आप दिखा रहे हैं। जो आप बता रही हैं कि जो, अच्छा, तो आप अपने आंकड़े बताएं ना। आप जो कह रहे हैं कि जो बागी है वो अपने आप को बाला साहब का सैनिक बता रहे हैं, इसका मतलब जो बच गए हैं वो बाला साहब के सैनिक नहीं है। आप किस तरफ है, पहले ये बताइए। बिल्कुल, मेरा शिवसेना है, बाला साहब के चिन्हों पर चलने वाले उद्धव ठाकरे वाले में, आप उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना में है कि बाला साहब ठाकरे वाले में? बिल्कुल उद्धव साहब को करोड़ों लोगों शिवसैनिकों ने उन्हें शिवसेना पक्ष प्रमुख बनाया है। अच्छा, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप थोड़ा आंकड़े और गिन ले सर, आप थोड़ा आंकड़े और गिन ले, अपने विधायकों का हिसाब लगा ले। मैं लौटूंगी, जो बड़ी खबर आ रही है पहले वो अपने दर्शकों को बता दें। आदित्य ठाकरे बागी विधायकों से बात कर रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, आदित्य ठाकरे एक बड़ी वजह नाराजगी की बताए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को इस बात से भी दिक्कत थी कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का कद लगातार पार्टी में उनसे ज्यादा बड़ा हुआ था। और अब यह खबर कि आदित्य ठाकरे बागी विधायकों से बात करें। शिवानी इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगी। शिवानी, बताएं। बिल्कुल, देखिए, आदित्य ठाकरे को आते ही यहाँ पर जो कह सकते हैं परिवारवाद का नाम दे दिया गया था। जैसे ही सरकार बनी, उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं और उनके बेटे को भी एक अहम टूरिज्म सेक्टर जो है, एनवायरनमेंट सेक्टर जो है, उसकी मिनिस्ट्री पकड़ा दी जाती है सीधे सीधे तौर पर। और कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो कई सालों से शिवसेना के अंदर डिवोटेड रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के वक्त से वो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, लेकिन उनको वो मिनिस्ट्री नहीं दी गई और वो मिनिस्ट्री दी जाती है आदित्य ठाकरे को। और साथ ही साथ सीनियर लीडर्स की ये कंप्लेंट थी कि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को अगर वो कुर्सी दी जाती तो उन्हें कोई लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात अभी सबके जहन में वो ये कि 5 बजे संबोधित करने वाले थे उद्धव ठाकरे अपनी राज्य की जनता को, उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने भी हमारी स्क्रीन चालू करके रखी है कि कब वो बात करेंगे। आपको बता दें कि 6 बजे उनकी मीटिंग भी शरद पवार के साथ अब शेड्यूल की गई है कि वो अब राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनकी तुरंत जो मीटिंग है वो शरद पवार के साथ होनी है। 5 बजे का वक्त था, करीबन हम कह सकते हैं सीधे तौर पर 19 मिनट की देरी है। और लगभग हमेशा हमने देखा है कि जब भी सीएम उद्धव ठाकरे जो समय देते हैं उसी समय पर शुरुआत भी करते हैं। 2 से 4 मिनटों की भी अगर देरी होती है तो उसके लिए भी माफी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर 19 से 20 मिनट की सीधे देरी जो है वो देखी जा सकती है। और वो भी ऐसे मोमेंट पर कि हर कोई उनको सुनना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि पहला ट्वीट, पहली प्रतिक्रिया जब एकनाथ शिंदे द्वारा आई थी, हर किसी की निगाहें उसी पर थी। और उसके बाद लगातार पार्टी के दिए गए निर्देशों का, लेटर्स का, संबोधन का जवाब भी एकनाथ शिंदे बड़ी ही तीखी टिप्पणियों के साथ दे रहे हैं, लिखावट में दे रहे हैं, सिग्नेचर्स के साथ दे रहे हैं, गवर्नर को लेटर लिखकर दे रहे हैं। इसलिए सीएम इस पर क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और 20 मिनट की देरी ऑलरेडी है, लेकिन बिल्कुल ये देखना होगा कि कह सकते हैं कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है सीएम उद्धव ठाकरे से कि उनको भी वक्त लग रहा है कि ऐसा लगता है शिवानी पूरा जो कैलकुलेशन है, जो टाइमिंग है, वो शिवसेना के साथ अभी है नहीं। क्योंकि देखिए 5 बजे का वक्त दिया था, 20 मिनट से अधिक का वक्त गुजर चुका है, अभी भी तय नहीं कर पा रहे कि जनता के सामने कहना क्या है, इसीलिए सामने आ नहीं रहे। और दूसरी तरफ जो खबर आ रही है कि बागी विधायकों से आदित्य ठाकरे बात कर रहे हैं, यानी बातचीत में जो निकलता है उसके आधार पर उद्धव ठाकरे सामने आएंगे जनता के। शिवानी जी बिल्कुल, देखिए बातचीत इस सिलसिले को लेकर चल रही है कि अभी भी हेड काउंटिंग की जा रही है, यानी कि अगर आदित्य ठाकरे बात कर रहे हैं लोगों से सामने आकर, तो इससे ये पता चलता है कि आदित्य भी पर्सनल लेवल पर कॉल कर रहे हैं कि आखिर कौन से विधायक जो हैं, कौन से मंत्री जो हैं वो अभी भी सीएम उद्धव ठाकरे के खेमे में हैं, जिससे कि एटलीस्ट कुछ अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपने जनता के सामने रख सकें। क्योंकि लगातार उन्होंने अपने आप को जनता का नेता बताया है, हिंदुत्व की बात की है, बाल ठाकरे के हिंदुत्व और आइडियोलॉजी और उनके सिद्धांतों
की बात हमेशा से वो करते आए हैं, लेकिन ये वही बाल ठाकरे के सिद्धांत है जिसको लेकर आज उनके लगभग 2/3 से ज्यादा एमएलए जो हैं वो एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी माइनस नजर आ रही है और उसी की वजह है कि अब आदित्य ठाकरे बात कर रहे हैं, जिसके बाद थोड़ी सी जो अकाउंटेबिलिटी है वो उद्धव ठाकरे शायद जिक्र कर पाए। बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही उद्धव ठाकरे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मेरे साथ जो खास मेहमानों का पैनल है उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। एसके शर्मा मेरे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। एसके शर्मा जी, व्हिप जारी किया गया शिवसेना की तरफ से जिसे एक शिंदे ने अवैध बताया, कहा कि उन्हें नैतिक रूप से अधिकारी नहीं है, उन्हें संवैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है। थोड़ा मैं समझना चाहूंगी और मेरे दर्शकों को भी समझाइए कि व्हिप जारी कैसे किया जाता है और किस तरीके से इसे अवैध बता रहे हैं शिंदे। देखिए, व्हिप होता क्या है? व्हिप एक आदेश है पार्टी का अपने विधायकों के नाम, और संविधान में जो भाषा लिखी है कि अगर व्हिप को आप वायलेट करेंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब संविधान में शब्दावली क्या लिखी हुई है 10वीं सूची में कि इफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कंट्रेरी टू द पार्टी व्हिप ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि जो व्हिप इशू होता है वो सिर्फ वोटिंग पे इशू होता है, इनसाइड द हाउस इशू होता है। उसकी जो कार्रवाई है हाउस के अंदर की, यहाँ कोई वोटिंग हो रही है किसी पार्टी की मीटिंग में, ये पार्टी की मीटिंगों में लागू ही नहीं होता है। ये किसने इशू कर दिया? ये तो ये व्हिप मीटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं, मैडम, मीटिंग के लिए व्हिप जारी नहीं हो सकते। व्हिप जारी होते हैं वोटिंग के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप समझा रहे हैं। पक्ष में वोट देना है, बिल्कुल बड़ी बात आप समझा रहे हैं सर कि व्हिप ऐसे जारी नहीं होता कि आप मीटिंग के लिए जारी कर दें, अपनी पार्टी के अंदरूनी मीटिंग के लिए कि आप आइए वरना आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। और जाइए, होटल में आ जाइए, फलाने मंत्री के घर में आ जाइए। मैं और भी ज्यादा समझूंगी जो राजनीतिक स्थिति वहां पर बन रही है। अब आगे क्या कहता है संविधान, अगर स्थिति ऐसी बनती है विधानसभा भंग होने की, वो भी मैं आपसे समझूंगी। लेकिन गौरव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए मुंबई से, उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर से वो इस वक्त मौजूद है। गौरव, संबोधन उनका होना था लेकिन देखिए इतना वक्त बीत गया, अभी तक संबोधन हो नहीं पाया। ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्या कहें जाकर, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब एक बार ऐलान किया उद्धव ठाकरे ने तो जाहिर तौर पर फेसबुक लाइव पर आएंगे, संबोधन पर आएंगे, लेकिन देरी किस वजह से हो रही है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब जिस हालात पर और जिस माहौल में जो है महाराष्ट्र का राजनीतिक स्तर पहुंच चुका है, वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। पहला तो ये कि खुद उनके सीएम होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो कब तक रहेंगे। दूसरा ये कि जिन सैनिकों के वो का नेतृत्व करते हैं, क्या वो शिव सैनिक अब उनके साथ रह गए हैं या शिवसेना, बाला साहेब की शिवसेना जो है वो भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। तो ये दो बड़े सवाल हैं और जिनमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो शिव सैनिकों को लेकर है, शिवसेना के अस्तित्व को लेकर है और शिवसेना के मौजूदा स्वरूप को लेकर है। और माना यह जा रहा है कि मौजूदा हालात को लेकर कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, महाराष्ट्र की जनता भी ये देख रही है कि सरकार किसकी रहेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार में स्थिरता कैसे आएगी, क्योंकि किसी भी तरह के नीतिगत फैसले और बड़े फैसलों को लेने में ऐसे समय में दिक्कत जरूर आती है। संदीप के पास मैं एक बार चलती हूँ, संदीप के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। संदीप, दिखाई तस्वीरें। देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूं देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर और यहाँ पर भागवत कराड़, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ जो है वो पहुंच चुके हैं और मनोज कोटक जो है बीजेपी के सांसद वो पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की। सर, क्या रणनीति होगी? सर क्या रणनीति होगी आप लोगों की? तो चहल पहल जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो जनता को संबोधित करेंगे और इसी बीच केंद्रीय मंत्रियों की आवाजाही जो है वो देवेंद्र फडणवीस के इसी बंगले पर जो है वो चल रही है। आपको बता दें, नारायण राणे हो या नीतीश राणे हो, तमाम ऐसे विधायक हो या सांसद हो, तमाम ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें अभी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं रणनीति तय की जा रही है इस बात की कि अगर उद्धव ठाकरे हाथ मिलाने के लिए जो है राजी नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा।
क्या एकनाथ शिंदे वो नंबर हासिल कर पाएंगे जिससे बीजेपी जो है वो सत्ता में आएगी? तो कहीं ना कहीं चहल पहल और हलचल जो है महाराष्ट्र में बढ़ गई है। मुझे याद आता है जब सरकार बीजेपी नहीं बना पाई थी, दिसंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर कहा था कि किनारों पर पक्का घर मत बना लेना, मैं तूफान हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इतने लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिरकार लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वो उनके लिए सच होने जा रही है। जी देखिए, ये बात सच होगी या नहीं होगी इस पर तो अभी भी जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आपको याद दिला दें कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाजनादेश यात्रा उन्होंने निकाली थी 2000 जो चुनाव हुए थे 2019 के पहले के चुनावों से पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी और तमाम चुनावी सभाओं में वो ये कहते थे मी पुनः येईन, मी पुनः येईन, मी पुनः येईन, जिसका अर्थ ये है कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन वो जो है वो आए तो सही, लेकिन 80 घंटे की उनकी सरकार रही, अजीत पवार के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और जो है 80 घंटे के अंदर ही उनकी सरकार चली गई थी। इसके ताने बाने जो है वो 2.5 साल तक जो है वो झेलते आए हुए हैं। तो आप सोचिए कि कितनी पीड़ा है उनके मन में, जिन्होंने जनसभाएं कर ये कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा, वो केवल 80 घंटे के लिए आ पाए। तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द जो है सारी चीजें घूम रही है। 2.5 साल जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार स्थापित कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। और देखिए शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संदीप हैं हमारे साथ, गौरव भी बने हुए हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे गुवाहाटी से। तमाम बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, पल पल पर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कब उद्धव ठाकरे संबोधन करते हैं राज्य की जनता को, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं ये समझना चाहूंगी, एकनाथ शिंदे जो 2.5 साल से सत्ता का सुख भोगते रहे, कुर्सी पर बने रहे, अचानक से क्या उनको ऐसा लग गया कि विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनका कद कम हो रहा है? देखिए श्वेता, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अचानक एक झटके में कुछ होता है। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं या कहें कि जो भी ऐसी राजनीतिक स्थितियां बनती हैं वो समय लेती हैं। और अगर आपको ध्यान में हो तो ये सरकार जब बन रही थी उस समय भी जब शिवसेना के प्रवक्ता भी टीवी पर बैठते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा नरम रुख रखते थे। जब हिंदुत्व पर बात होती थी तो बहुत असहज हो जाते थे। इसके बाद भी जब 6 महीने तक सरकार बन गई तो भी लगता था कि आज सरकार गई, कल सरकार गई, लेकिन ये सरकार सरवाइव करती रही। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सरकार के पूरे 2.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। पालघर हो गया, इस सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, ढेर सारे ऐसे मसले आए जिनको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख सकते हैं। 100 करोड़ की उगाही हो गई, आपके गृह मंत्री पर आरोप लगे, आपके कमिश्नर पर आरोप लगे, टिप्पणी की थी, ये तमाम आरोप भी लगे। बिल्कुल सेना के भी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि शिवसेना के जितने कार्यकलाप रहे वो अगर आप ध्यान से देखिए तो हिंदुत्व पर उनकी सारी जो जिसके लिए वो जानी जाती थी वो स्थितियां, वो राजनीतिक हरकतें खत्म थी। क्या ये कुलशेंद्र जी से ही समझ लेते हैं। कुलशेंद्र जी, क्या लगता है विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कुर्सी के लिए भारी पड़ गई पार्टी को? अब तो हालात ये हैं कि सरकार बचाए उससे पहले अपनी पार्टी बचा ले। सरकार तो आगे बन जाएगी, पार्टी रहेगी तब तो। बिल्कुल, शिवसेना पार्टी शिव सैनिकों की पार्टी है। लाखों करोड़ों शिव सैनिकों ने मिलकर आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के समक्ष ही माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को अपना पद प्रमुख नियुक्त किया था। इसलिए पार्टी पर दावा का तो कोई सवाल नहीं होता है। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति या 10 विधायकों का नहीं है, ये पार्टी करोड़ों करोड़ शिव सैनिकों का है। लेकिन सरकार तो विधायकों से बनती है ना कुलशेंद्र जी? बिल्कुल, सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं। आज 56 वर्ष की शिवसेना हुई, कितने वर्षों तक हम लोग सरकार में रहे? सरकारें आएंगी और सरकारें जाएगी। मतलब मान लिया कि सरकार गई आपकी, आप किस तरफ है कुलशेंद्र जी? मुझे बताइए ना, आप एकनाथ शिंदे के शिवसेना में है या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में? मेरे लिए पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना के हमारे नेता हैं, पक्ष प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं। और मैं ये बात, आप विधायकों की बात पूछ रही थी, मैं बता रहा हूं मेरे पास तो 52-55 जो विधायक हैं शिवसेना के, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अभी तक नहीं क्लियर कर पाए हैं कि मैं शिवसेना से अलग हो रहा हूं। उन्होंने भी ये दावा कर रहे हैं कि हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं। कर देंगे सर, शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
विधायकों की एक चिट्ठी भेज दी है राज्यपाल को, अब क्या ठीक है वो उसमें अलग ठीक है। हर्षवर्धन जी छोटा सा कमेंट देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी जल्दी दे, क्योंकि और भी हमारे पास खास मेहमान है, बोले हर्षवर्धन जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं श्वेता, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी भी जो टीवी पर प्रवक्ता बैठ रहे हैं शिवसेना के, वो ये कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी हैं। बाला साहब ने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि विचारधारा संगठन ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुर्सी सरकार को बड़ा समझा, जब सरकार ही नहीं है, मजबूरी है टीवी पर आकर ऐसा बोलना, इनकी मजबूरी है, वो भी हम समझते हैं। सुब्रास्ता जी, जो हालात आज बने हैं, किस चीज को आप सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके लिए मानती हैं? मुझे लगता है, देखिए बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सेकंड जनरेशन जो लीडरशिप होती है, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो राजनीति में हो या वो बिजनेस में हो, वो अग्रेशन हो ही नहीं सकता जो फर्स्ट जनरेशन के संघर्षरत जो नेता होते हैं या जो भी व्यक्ति अपना एक साम्राज्य खड़ा करता है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे में ये तात्विक अंतर तो रहेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव बाला साहेब का था, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उद्धव ठाकरे का होगा या वो उस और आदित्य ठाकरे से और भी नहीं होगा, ये हम मान करके चलेंगे। अदरवाइज इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र में, सरकार बनने के पहले से लेकर के सरकार बनने तक और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो सिर्फ इसी का द्योतक है कि आपके जो, जैसे कहते हैं ना, माय आर्म्स एंड हैंड्स एंड ईयर्स एंड बड़ी बात आप कह रही हैं। मैं आऊंगी पंकज शर्मा जी के भी पास, संतोष जी के पास, एसके शर्मा से भी समझूंगी, लेकिन इस वक्त शिवानी के पास एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। शिवानी बताएं। देखिए, यहाँ पे भावना गवली जो है, उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है और पत्र के अंदर उन्होंने साफ साफ एक बहुत अहम और बड़ा डिसीजन लेने की गुजारिश सीएम उद्धव ठाकरे से की है, हिंदुत्व के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए। आपको बता दें कि इस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिस तरीके से पार्टी की स्थिति बिगड़ रही है, पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे मैं एक शिवसैनिक होने के नाते दुखी जरूर हूँ, लेकिन जिस तरह से विरोधास्पद चीजें सामने आई हैं, जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ ना कुछ बातें सुप्रीमो से सुनना चाहते हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए। यानी वो ये कहना चाहती है शिवानी कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें, नहीं लेना चाहिए। वो ये कहना चाहती है इशारों में कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें, जैसा एकनाथ शिंदे ने भी कहा। यहाँ पर कहीं देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये कहा भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान रखें, उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन जरूर ले। बड़ा डिसीजन यही हो सकता है। बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। तो ये तमाम जो बागी तेवर दिखा रहे विधायक है, उनका यही कहना है कि आप हिंदुत्व से समझौता ना करें, आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। पंकज शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी जहां पर भी दूसरी पार्टियों की शासन जहां पर भी है, वहां पर बीजेपी सेंधमारी करती है और अपनी सरकार जोड़ तोड़ करके बना लेती है। लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है? पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, फिर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्षी दल ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? ये इसलिए संभव हो पाता है कि कई राजनीतिक दलों को एक रोग लग गया है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम समय रहते नहीं करते हैं। वो एक मशहूर नज्म है, आपने सुनी होगी ना, कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो महाराष्ट्र प्रसंग ने एक बात स्थापित की है फिर से, वो ये है कि सभी राजनीतिक दलों के, ज्यादातर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को अपने यहाँ लोगों से बातचीत करने में थोड़ी सी ये बरतनी चाहिए उदारता। बहुत शिकायतें आजकल ये आने लगी हैं कि अपने ही विधायकों से लोग नहीं मिलते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लोग नहीं मिलते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दलों को ये मौका मिल जाता है कि वो सेंधमारी करें। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। जब अपने नेताओं से फोन पर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो फोन पे नंबर किसी दूसरी पार्टी का डायल हो जाता है, कहना ये चाहते हैं आप? मैं 2 दिन तक सुन रहा हूँ, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा और अभी यहाँ भी ये बात कही गई कि हम कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ थोड़ी चला रही है, कोई भजन मंडली थोड़ी चला रही है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप एक राजनीतिक दल हैं तो आपको सारी नैतिकताएं उठाकर काट पर रख देने का हक है?
आपको 100 खून माफ होने चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? खुद जो विधायक क्या बच्चे हैं कि उनको कोई टॉफी पकड़ा के ले जा रहा है, बिस्किट पकड़ा के ले जा रहा है? बड़े बड़े विधायक है सर, सीनियर लीडर है। एकनाथ शिंदे कितने सीनियर लीडर है, कट्टर शिव सैनिक है, उनको कोई बहका रहा है? आप कैसी बातें करते हैं? चलिए मैं एक बार संतोष जी का रुख कर लूंगी। संतोष जी, क्या लग रहा है आपको, महा विकास अघाड़ी सरकार का क्या होने जा रहा है आगे? क्या बोल रहे हो? सुना नहीं। आपकी सरकार का महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है अब आगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे एकनाथ शिंदे जी वो ये कर रहे हैं कि मेरे पास इतने आमदारों का सही का लेटर है या सपोर्ट है, अगर है तो राज्यपाल के पास जाए, अगर नहीं है तो जो कुछ भी है शिवसेना के नेतृत्व के पास जाए, मुख्यमंत्री है वहां पे उनसे बात करें। अभी क्या है वहां पे, पूरे हथियार डाल दिया सर आपने, हथियार डाल दिया आपने। ये तो शरद पवार ने जब मीडिया से कल बात की थी तो उनके लहजे से भी लग रहा था, कह रहे थे अंदरूनी मामला है, शिवसेना समझे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे विधायक हमारे साथ है। यानी आप भी समझ चुके हैं कि अब सरकार शायद ज्यादा दिन तक वहां चलेगी नहीं। एसके शर्मा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस तरह की स्थिति जब बनती है तो क्या विकल्प आगे होते हैं सरकार को लेकर के? कैसे विधानसभा भंग होती है, क्या सिफारिशें की जाती है, क्या बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है? समझाएं थोड़ा हमें। देखिए, ऐसा है, संविधान कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। यानी गवर्नर को सलाह देने के लिए, एड एडवाइज करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, और उसमें शर्त यह भी लगी हुई है कि जो गवर्नर हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य होंगे, अर्थात मुख्यमंत्री की सलाह मानने को बाध्य होंगे।